एपिसोड 211 टू 220। अध्याय 211। 105 मधुर बने रहो। सूर्य और चंद्रमा एक साथ चमकते हैं। _2 अपनी आस्तीन को झटका देकर वह मुड़ा और उसकी आवाज़ बर्फ की तरह ठंडी थी। झाओमिन से कहो कि वह यहाँ लुढ़क जाए। जब जुआंग शियुए ने दरवाजा खोला तो यूनिया बिस्तर पर बैठी एक पत्रिका पलट रही थी, जबकि यान सोंग एक गंभीर भाव के साथ खिड़की के पास खड़ा था। अजीब बात है कि उसे वार्ड का माहौल थोड़ा अजीब लगा। चाची जुआंग, आप वापस आ गईं, यूनिया ने मीठी मुस्कान के साथ कहा और पत्रिका नीचे रखते हुए ऊपर देखा। जुआंग शियुए ने आगे बढ़कर उसके माथे पर थपथपाया और डांटते हुए कहा, तुम अभी भी मुस्कुरा सकती हो। तुमने लगभग अपनी जान गंवा दी थी। यूनिया ने उसकी बांह पकड़ ली और धीरे से कहा, इसका मतलब है कि एक बड़ी आपदा एक महान भाग्य की ओर ले जाती है। मैं वास्तव में बहुत भाग्यशाली हूँ। जुआंग शियुए ने हंसते हुए कहा, हाँ, आप सबसे भाग्यशाली हैं। थोड़ा सोचने के बाद जुआंग शियुए ने पूछा, क्या आप उस लाओ नाना को जानते हैं? यूनिया ने तुरंत अनुमान लगाया कि यह लाओ नाना थी और उसने अपने होठों को एक साथ दबाया। उसकी आवाज़ थोड़ी उदास थी। हमारे बीच कुछ कहा सुनी हुई थी, मुझे उम्मीद नहीं थी कि यह वही होगी। जूंग जियुए ने मन ही मन सोचा, वह अभी भी एक लड़की है। ऐसी चीज़ों का सामना करते हुए कौन जानता है कि वह अंदर से कितनी परेशान है। वह उसे दिलासा देने से खुद को नहीं रोक सकी। आंटी ने सब कुछ संभाल लिया है, अब वह तुम्हें परेशान नहीं करेंगी। यूनिया ने उसे गले लगाते हुए कहा, चाची जुआंग, धन्यवाद। चाची जुआंग विश्वसनीय थी। लाओ नाना को अपने लिए अच्छी किस्मत की कामना करनी होगी। जुआंग शियुए ने उसके कंधे पर थपथपाते हुए कहा, मुझे धन्यवाद देने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम परिवार हैं। ये बहुत औपचारिक होगा। उसी समय यानसोंग सोफे पर गया, अपना बैग उठाया और बिना पीछे देखे चला गया। मैं स्कूल जा रहा हूँ। जुआंग शियुए खुद को रोक नहीं सका और बोला, अपनी बहन यूनिया का साथ देने के लिए यहाँ थोड़ी देर और रुकने में क्या हर्ज है? इस बच्चे के लिए तो कोई सहानुभूति ही नहीं है। यूनिया मुस्कुराए और जूंग जियुए की आस्तीन खींची। भाईयान अपनी कॉलेज प्रवेश परीक्षा देने वाले हैं और यह पढ़ाई के लिए बहुत तनावपूर्ण समय है। मैं पहले से ही आभारी हूँ कि उन्होंने मेरे लिए झुमके लाने के लिए समय निकाला। जूंग जियुए हंसा, जब तुम्हारा भाई यान छोटा था तो वह तुम्हें बहुत तंग करता था। यह विश्वास करना कठिन है कि तुम अब भी उसके प्रति विचारशील हो, उस कृतघ्न लड़के के विपरीत। यूनिया ने अपने होंठ भींच लिए और मुस्कुरा दी। जब यानसोंग दरवाजे पर पहुंचा तो उसने अचानक पीछे मुड़कर यूनिया को गौर से देखा। उसने उसकी आंखों में गहरी नाराजगी देखी और हल्के से हंसे बिना न रह सकी। यानसोंग ने नाक सिकुड़ी और अपना बैग लेकर चला गया। वह सहज रूप से शांत दिख रहा था। कुछ ही देर में अंकल यान अस्पताल पहुंच गए। वे 60 साल के एक फुर्तीले बूढ़े आदमी थे, जिनकी घनी भौहों के नीचे चतुर आंखें छिपी थीं। उन्होंने मुस्कुराते हुए यूनिया की ओर देखा और पूछा, मुझे लगता है कि यह मिस यूनिया ही होंगी। उसे दोबारा देखकर यूनिया को ऐसा लगा जैसे यह एक और जीवनकाल था और वह धीरे से मुस्कुराई, नमस्ते दादाजी यान। अंकल यान ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया, बहुत बढ़िया, कितनी जीवंत और स्मार्ट युवती है। 15 मिनट बाद अंकल यान ने अस्पताल से छुट्टी की प्रक्रिया पूरी कर ली। यूनिया ने जुआंग शियुए द्वारा लाई गई पोशाक पहन ली और तीनों एक काली सेडान में सवार होकर अस्पताल से निकल गए। आधे घंटे बाद कार नॉर्दर्न सिटी विला डिस्ट्रिक्ट पहुंची, जहां विशेष सुरक्षाकर्मी तैनात थे। प्रवेश और निकास के लिए कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के साथ विशेष जांच की आवश्यकता थी। जैसे ही कार मोहल्ले में पहुंची, सड़कों पर ऊंचे ऊंचे चीड़ के पेड़ बादलों तक पहुंचते हुए कतार में खड़े थे। बसंत और गर्मी का मौसम था और चीड़ के पेड़ों में नए पत्ते खिल रहे थे जो जीवन से भरपूर थे। गाड़ी आखिरकार एक 2 मंजिला पश्चिमी शैली के घर के सामने रुकी। जूंग जियुए ने मुस्कुराते हुए यूनिया का हाथ थपथपाया, हम घर पहुंच गए हैं। हम घर पर हैं। यूनिया छोटे से घर के सामने खड़ी होकर उस खूबसूरत पश्चिमी शैली की इमारत को देख रही थी जो हरे भरे वातावरण के बीच एक महल की तरह लग रही थी। उसके होठों पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई। घर, भाई यान, क्या ये स्थान भविष्य में हमारा घर बन जाएगा? आसमान को देखो, कितना नीला, बादल रुई जैसे मुलायम। घर मानो किसी परीक्षा से निकला हो। आंगन में विस्टेरिया की एक जाली है जिसके नीचे एक पत्थर की बेंच है जो उम्र के दाग से ढकी हुई है। वहां एक सफेद झूला चुपचाप खड़ा है। सफेदी से पुती बाढ़ से जंगली गुलाब खिलकर उत्सुकता से झूम रहे हैं। हरा भरा लॉन धूप में एक उन्मुक्त और ताज़ा खुशबू बिखेर रहा है। सब कुछ बहुत गर्म और शांत है। ये बिल्कुल वैसा ही घर था जैसा उसने कल्पना की थी। जुआंग शियुए ने उसका हाथ पकड़ लिया, चलो चलें। उसकी हथेली नर्म और गर्म थी जो उसे कदम दर कदम नीले पत्थर के रास्ते पर लिविंग रूम की ओर ले जा रही थी। यूनिया का दिल उसके हर कदम के साथ शांत हो रहा था। ये जी फैमिली मैनर जितना बड़ा नहीं था, नहीं उतना सुंदर, लेकिन यहाँ की हर चीज़ उसके लिए बहुत प्यारी थी। पूरा विला पारंपरिक चीनी शैली में सजाया गया था, सुरुचिपूर्ण और शांत, हर जगह दैनिक जीवन की सांस से भरा हुआ। जूंग शियुए उसे ऊपर ले गया जहाँ 4 कमरे थे। जूंग शियुए और यान नानमो एक एक कमरे में रहते थे, जबकि यान सोंग और यान के पास एक एक कमरा था। बाकी कमरा यान नानमो का अध्ययन कक्ष था, लेकिन चूंकि यूनिया वहां रहने आ रहा था, जूंग शियुए ने अध्ययन कक्ष को नीचे ले जाने की पहल की और उस कमरे को एक युवा लड़की के लिए उपयुक्त शयन कक्ष में बदल दिया। अध्याय 212। 105 मधुर बने रहो। सूर्य और चंद्रमा चमक के लिए प्रतिस्पर्धा करते हैं। _3 ऐसे कमरे जिन्हें अध्ययन के रूप में स्थापित किया जा सकता है तथा जिनमें उत्कृष्ट प्राकृतिक प्रकाश है, वास्तव में असाधारण हैं। पूरे कमरे की रंग योजना हल्के बैंगनी रंग की है, मानो किसी स्वप्निल दुनिया में प्रवेश कर रहे हों। एक विशाल राजकुमारी बिस्तर, उच्च श्रेणी के सौंदर्य प्रसाधनों से ढका एक वैनिटी और वॉक इन वार्डरोब में नवीनतम वसंत और ग्रीष्मकालीन फैशन के रुझान, सभी को जुआंग शियू ने शानदार स्वाद के साथ चुना है। सुरुचिपूर्ण और उदार महिला जैसी शैलियाँ। बालकनी में एक रॉकिंग चेयर है जिसके साथ एक छोटी सी सफ़ेद गोल मेज रखी है। दोपहर में आप वहां लेटकर धूप सेक सकते हैं, कॉफ़ी का मज़ा ले सकते हैं और अपनी पसंदीदा किताबें पलट सकते हैं।
ये कहना होगा कि जुआंग शियुए ने इतने कम समय में सजावट पूरी करने में बहुत मेहनत की। यूनिया ने संतुष्ट होकर मुस्कुराते हुए कहा, चाची जुआंग, मुझे ये बहुत पसंद है। मुझे खुशी है कि तुम्हें ये पसंद आया। तुम थोड़ा आराम करो, मैं नीचे जाकर कुछ काम निपटा लूंगा और तुम्हें रात के खाने पर बुलाऊंगा, जुआंग जियुए ने कहा। ठीक है। जब जुआंग शियुए चला गया तो यूनिया बालकनी में चली गई और ठीक उसी समय वह भव्य मार्ग देखने लगी जो समुदाय के प्रवेश द्वार की ओर जाता था। दोपहर 3 बजे की धूप थोड़ी झुलसाने वाली थी, जिससे नींद आने का एहसास हो रहा था। उसका स्मार्टफोन अचानक वाइब्रेट हुआ। यूनिया ने चेक किया तो पता चला कि वीचैट से कोई फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी गई थी। प्रोफाइल चित्र एक एनीमे पात्र का था, जिसके चांदी सफ़ेद बाल बिखरे हुए थे और हाथ में चांदी का अर्धचंद्राकार ब्लेड था। काफ़ी सुंदर। लेकिन यूनिया एनीमे नहीं देखती थी, इसलिए वह उस पात्र को पहचान नहीं पाए। उसका नाम था यंग मास्टर किंग चेंग। यूनिया के दिमाग में पहला विचार यह था कि यह कितना दिखावटी और कलात्मक नाम है। सत्यापन संदेश रिक्त था। यूनिया ने कुछ सोचा, हंस पड़ी और अनुरोध स्वीकार कर लिया। दूसरे पक्ष ने तुरंत संदेश भेजा, क्या आप मौजूद हैं? हाँ। आप क्या कर रहे हो? मैं आपको क्यों बताऊं? दूसरी तरफ कुछ देर तक चुप रहा, फिर एक संदेश भेजा, क्या आप जानते हैं मैं कौन हूं? मुझे क्यों पता होना चाहिए कि आप कौन हैं? यूनिया लगभग कल्पना कर सकती थी कि दूसरा व्यक्ति गुस्से में भौहें चढ़ा रहा होगा और वह अपने मुंह पर हाथ रखकर हंसने से खुद को नहीं रोक सकी। जी यूनिया। हालांकि स्क्रीन पर केवल 3 ठंडे फ़ॉन्ट थे, यूनिया महसूस कर सकती थी कि दूसरे लोग चिढ़कर अपने दांत काट रहे थे। मैंने पहले भी कहा है, मुझे ये पसंद नहीं कि आप मुझे मेरे पूरे नाम से बुलाएं। दूसरे ने एक इमोटिकॉन भेजा जो गलत लग रहा था। यूनिया ने कल्पना की कि वह इमोटिकॉन उसका चेहरा था और वह रॉकिंग चेयर पर टेढ़ी हंसी रोक नहीं सकी। उसने सहजता से एक मुक्का मारने वाला इमोटिकॉन वापस भेज दिया। बहुत जल्द दूसरे ने भीख मांगने वाला इमोटिकॉन भेजा। एक आकर्षक छोटी बिल्ली की हर हरकत प्यारीपन से भरी हुई थी। यूनिया ने इमोटिकॉन्स को स्क्रॉल किया। एक प्यार भरा इमोटिकॉन भेजने का इरादा था, लेकिन गलती से एक प्रेम अनुरोध भेज दिया गया। यूनिया एक क्षण के लिए ठिठक गई। उसने तुरंत संदेश वापस लेने की कोशिश की, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। हे, वे 2 शब्द निहितार्थों से भरे हुए थे। यूनिया वास्तव में अपना सिर टोफू से टकराना चाहती थी। इसे भेजने के बाद यूनिया ने संकोच नहीं किया। भाई यान, आपको मेरा वीचैट कैसे मिला? दूसरे ने एक इमोटिकॉन भेजा जिसका अर्थ था कि यह एक रहस्य है जिसे कभी उजागर नहीं किया जाना चाहिए। यूनिया ने अपने गाल को हाथ पर टिकाते हुए आह भरी, भाई यान, क्या आप कक्षा में हैं? लाला लाला, एक छोटी सी आकृति अपनी जगह पर घूम रही है। यूनिया कल्पना भी नहीं कर सकती थी कि यानसोंग कक्षा में कैसा दिखता होगा, चुपके से संदेश भेजने के लिए अपने फ़ोन का उपयोग कर रहा होगा। मैं अभी आपके घर पर हूँ, आंटी जुआंग ने मेरे लिए एक सुंदर कमरा सजाया है। मुझे ये बहुत पसंद है। उसने कमरे की एक तस्वीर ली और उसे भेज दिया। यानसोंग से कोई और संदेश न मिलने पर काफ़ी देर तक प्रतीक्षा करने के बाद यूनिया ने सोचा कि वह व्यस्त होगा, इसलिए उसने फ़ोन रख दिया और आराम करने के लिए अपनी आंखें बंद कर लीं। दरअसल यानसोंग को टीचर ने एक सवाल का जवाब देते हुए पकड़ लिया था। उसने ध्यान भटकाकर टीचर के सवाल का बखूबी जवाब दिया और क्लास की सभी लड़कियों की नज़रें उस पर टिक गईं। फिर वह शांत भाव से बैठ गया और चुपचाप अपना फ़ोन अपनी आस्तीन में डाल लिया। ये पहली बार था जब सूजुन ने यानसोंग को कक्षा के दौरान विचलित देखा था। वह बिना पलक झपकाए फ़ोन स्क्रीन को घूर रहा था, जिससे उसकी जिज्ञासा तीव्र हो गई थी। उस आदमी के मुंह पर कभी कभी हल्की सी मुस्कान भी आ जाती थी। आखिर वह क्या देख रहा था? डिंग डिंग, फ़ोन फिर से कंपन हुआ, जिससे यूनिया आधी नींद से जाग उठी। मैं आपको देखना चाहता हूँ। 4 साधारण शब्दों ने यूनिया का दिल तेजी से धड़का दिया। वह अपने होठों को हल्के से मुस्कुराने से रोक नहीं पाए। फ़ोन उठाते हुए उसने उसे अपनी ओर किया और कैमरे के सामने एक प्यारी सी मुस्कान बिखेरी। स्नैपशॉट भेजा गया। यानसोंग ने फ़ोन स्क्रीन पर लड़की की खूबसूरत मुस्कान को देखा और अपने हाथ को डिस्प्ले की ओर बढ़ाने से खुद को रोक नहीं सका, मानो वह इस तरह से उसके चेहरे को छू सकता है। सूजून ने चुपके से नज़र डाली और उसे सिर्फ एक लड़की की तस्वीर दिखाई दी। उसका चेहरा साफ नहीं था, बस इतना ही उसे हैरान करने के लिए काफ़ी था। यानसोंग कक्षा के दौरान एक लड़की की तस्वीर देख रहा था। ये वाकई अनसुना था। यानसोंग के हालिया असामान्य व्यवहार से इसे जोड़कर सूजून को यकीन हो गया कि यह लड़का ज़रूर प्यार में है। वो कौन हो सकता है? जो भी इस मजबूत हड्डी को पकड़ने में कामयाब हो जाता, वो बिना किसी शक के हीरोइन कहलाने का हकदार है। अध्याय 213, 105 मधुर बने रहो, सूर्य और चंद्रमा एक साथ चमकते हैं _4। इधर उधर की बातें करते करते अनजाने में ही समय 5 बज गया। स्कूल के बाहर यूनिया मुस्कुराया, भाई यान, मैं घर पर तुम्हारा इंतजार करूंगा। क्या हमें अब भी ये दिखावा करना होगा कि हम एक दूसरे को नहीं जानते? यूनिया ने आह भरी, भाई यान, हम अभी भी बहुत छोटे हैं और चाची जुआंग की चिंताओं से बचने के लिए, इसलिए मैं आपसे पूछता हूँ। जी यूनिया, ज़्यादा दूर मत जाओ, अन्यथा मैं तुम्हें हमेशा के लिए नज़रअंदाज कर दूंगा। जैसे ही धमकी भरे शब्द निकले, यानसोंग तुरंत पीछे हट गया। ठीक है, आप जीत गए। यूनिया ने हंसते हुए एक सांत्वनापूर्ण इमोजी भेजा। यूनिया, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? इस समय दरवाजे के बाहर से जूंग जियुए की आवाज़ आए। चाची जुआंग मुझे बुला रही हैं, अलविदा भाई यान। अपना फ़ोन रखकर यूनिया दरवाज़ा खोलने के लिए आगे बढ़ी। जुआंग शियुए ने जब देखा कि यूनिया के बाल बिखरे नहीं थे और उसकी आंखें साफ थीं, तो वह खुद को ये पूछने से नहीं रोक सका, क्या तुमने आराम नहीं किया? यूनिया ने मुस्कुराते हुए अपना सिर हिलाया, मैं एक दोस्त के साथ बातचीत कर रही थी। जुआंग शियुए ने उसका हाथ थपथपाया, ठीक से आराम करना याद रखना, लंबे समय तक फ़ोन को घूरना आंखों के लिए बुरा है। यूनिया ने आज्ञाकारी भाव से अपना सिर हिलाया। यूँ, लेडी सॉन्ग बाद में मिस सॉन्ग को लेकर आएंगी। आपकी बुद्धिमत्ता को देखते हुए मुझे लगता है कि आप अनुमान लगा सकती हैं कि वे क्यों आ रही हैं। यूनिया ने धीरे से अपना सिर नीचे किया, मैं सब कुछ आंटी जुआंग पर छोड़ दूंगी।
जूंग जियुए ने अपनी आंखें थोड़ी सी खोल लीं। जब समय आएगा तो तुम्हें कुछ कहने की जरूरत नहीं है। मैं माँ और बेटी से निपट लूंगा। मैंने सोचा था कि लेडी सॉन्ग एक बुद्धिमान महिला थी, लेकिन पता चला कि उसने एक मूर्ख बेटी का पालन पोषण किया है। यूनिया चुप रही, सिर झुकाए रही। सुरक्षित होने का एहसास सचमुच अच्छा था। तभी बाहर से एक नौकर की सम्मानजनक आवाज आई, मैडम, लेडी सॉन्ग और मिस सॉन्ग आ गई हैं। जूंग जियुए ने नाक भान सिकोड़ी और यूनिया का हाथ पकड़ते हुए कहा, चलो उनसे मिलते हैं। मैं सचमुच देखना चाहता हूं कि माँ और बेटी किस तरह की बकवास करेंगी। लेडी सॉन्ग अपने बगल में सॉन्ग येरेन के साथ लिविंग रूम में खड़ी थी, हमेशा की तरह शांत दिख रही थी। इसके विपरीत सॉन्ग येरेन, जो पूरे दिन परेशान रही थी, मन में द्वेष पाल रही थी और स्कूल से बाहर निकलते ही उसे सीधे यान परिवार के घर घसीट कर ले जाया गया था। उसकी स्कूल यूनिफॉर्म झुर्रीदार थी और बाल बिखरे हुए थे, जिससे वह कुछ दयनीय और शर्मिंदा लग रही थी। लेडी सॉन्ग ने उसे सजने संवरने नहीं दिया था, क्योंकि उसे लगता था कि वह लेडी यान की नज़रों में पहले ही गिर चुकी है। अब तो उसे दयनीय दिखने की कोशिश भी करनी चाहिए। नियांसी, कौन सी हवा तुम्हें यहाँ तक ले आई है? जुआंग शियुए ऊपर से नीचे आए। उसका स्वर हमेशा की तरह था, लेकिन लेडी सॉन्ग को अलगाव का आभास हो गया। उसे लगा जैसे उसका दिल बैठ गया है। सोंग यिरेन को आगे ले जाने से पहले उसकी निगाहें उसके बगल में खड़ी युवा लड़की पर पड़ी। आज मैं अपनी बेकार बेटी को आपसे और मिस जी से माफ़ी मांगने के लिए लाई हूँ। जुआंग जियुए ने अपनी बाहें उठाईं। ओह, उसने क्या गलत किया है? लेडी सॉन्ग ने सोंग यिरेन को ठंडी निगाहों से देखा। अपने घुटनों पर बैठ जाओ। सोंग यिरेन चौंक गया और दृढ़ता से घुटनों के बल बैठ गया। जुआंग शियुए ने आश्चर्यचकित होकर तुरंत पीछे हटते हुए कहा, ये किस लिए है? बच्चे को उठाओ। लेडी सॉन्ग ने ठंडे स्वर में कहा, तुमने जो भी गंदे काम किए हैं उन्हें उगल दो। अगर तुम्हारी चाची जुआंग तुम्हें माफ कर देती हैं तो खुद को भाग्यशाली समझो, अगर नहीं तो तुम इसके लायक हो। सोंग येरेन ने तुरंत विनती करना शुरू कर दिया, चाची जुआंग, ये सब मेरी गलती है। मुझे काम जिनिक्सियन के कुछ शब्दों से मोहित होकर मिस जी के लिए परेशानी खड़ी नहीं करनी चाहिए थी, उन्हें लगभग नुकसान का शिकार नहीं बनाना चाहिए था। अब मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। बुरे काम करने का फल जरूर मिलता है, काम जिनिक्सियन पहले ही इसका फल भुगत चुकी है। मुझे सच में पता है कि मैं गलत थी, कृपया मुझे माफ कर दीजिए चाची जुआंग। जूंग जियुए के होठों पर एक उपहासपूर्ण मुस्कान आ गई, जो तुरंत गायब हो गई, और उसने असंतुष्ट होकर लेडी सॉन्ग से कहा, न्यांसी, बच्ची को उठने दो। यह क्या है? उसे जमीन पर घुटने टेकने पर मजबूर कर रहे हो? सोंग यिरेन ने अपना सिर जोर से हिलाया, अगर चाची जुआंग मुझे माफ नहीं करती हैं तो मैं कभी नहीं उठूंगी। यूनिया ने अपने होंठ सिकोड़ लिए, दया का कार्ड खेल रही हो, है ना? अफसोस की बात है कि यह चाल उस पर या आंटी जुआंग पर काम नहीं करेगी। सोंग येरेन यूनिया के सामने घुटनों के बल बैठ गई। यूनिया की ड्रेस का किनारा पकड़ लिया और दयनीय स्वर में रोते हुए बोली, मिस जी, कल रात में गलत थी। मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ। प्लीज़, जो हो गया सो हो गया, मुझे इस बार माफ़ कर दीजिए। मैं फिर कभी ऐसी गलती नहीं करूँगी। आप बहुत दयालु हैं, कृपया मुझे फिर से शुरुआत करने का मौका दीजिए। यदि यूनिया ने उसे माफ़ नहीं किया तो वह एक मतलबी महिला लगेगी। हे, उसकी माफ़ी भी ईमानदार नहीं थी। ये निश्चित रूप से ऐसा कुछ नहीं था जो लेडी सॉन्ग ने उसे सिखाया था। सॉन्ग यिरेन फिर से चालाक हो रही थी। घाव ठीक होने के बाद जल्दी से दर्द को भूल जाती थी और उत्सुकता से उसके लिए एक और जाल बिछाती थी। यूनिया की भौहें थोड़ी सिकुड़ गईं, उसके चेहरे पर उलझन भरी नजर थी। कल रात क्या हुआ था? बहन यिरेन, आप किस बारे में बात कर रही हैं? सोंग यिरेन ने अपने होंठ काटे। जी यूनिया, तुम निश्चित रूप से जानती हो कि खेल कैसे खेलना है। चाची जुआंग के सामने एक शुद्ध सफेद कमल की तरह अभिनय करना, जबकि वास्तव में तुम सबसे पाखंडी और दुष्ट हो। अध्याय 214, 105 मधुर बने रहो। सूर्य और चंद्रमा चमक के लिए प्रतिस्पर्धा करते हैं _5। लेडी सॉन्ग की आंखें कांटों की तरह चुभ रही थीं, जिससे सोंग येरेन शांत हो गई। उसने अपना सिर नीचे किया और धीरे से बोली, कल रात की दावत में कांग जिनशियान हे आन के जरिए तुम्हें बदनाम करना चाहती थी। उसने हमारे रिश्ते का फायदा उठाया और मुझे तुम्हें बेतहाशा शराब पिलाने पर मजबूर किया, इस उम्मीद में कि हे आन तुम्हारे नशे में होने पर तुम्हारा फायदा उठाएगा। लेकिन गलत कामों की सजा तो मिलती ही है, और आखिरकार हे आन ने उसी का शोषण किया। घर वापस आकर बार बार सोचने के बाद मेरी अंतरात्मा मुझे चैन नहीं दे रही थी। चाहे कुछ भी हो, मुझे सच बताना ही था, इस उम्मीद में कि तुम्हारी माफ़ी मिलेगी। यूनिया की आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गईं और उसने अपनी छाती थपथपाई, जो अभी भी अवशिष्ट भय से कांप रही थी। जुआंग शियुए यूनिया के सामने खड़ी थी और अपने वरिष्ठ पद से सोंग येरेन को ठंडेपन से देख रही थी। येरेन, अपनी गलती जानना और उसे सुधारना ही तुम्हें एक अच्छा बच्चा बनाता है, लेकिन तुम्हें यूनिया को नुकसान पहुंचाने के बारे में कभी नहीं सोचना चाहिए था। आंटी जुआंग तुम्हें माफ़ नहीं करेगी और यूनिया भी तुम्हें माफ़ नहीं करेगी। जब तुमने ऐसा करने का फैसला किया था तो तुम्हें इसके परिणामों के बारे में सोचना चाहिए था। लेडी सॉन्ग ने अपनी प्यारी बेटी को इस तरह अपमानजनक तरीके से झुकते और झुकते देखा। ये देखकर उसके दिल में एक कड़वाहट सी दौड़ गई, लेकिन उसके पास ऐसी ही चाल चलने के अलावा कोई चारा नहीं था। जूंग शियू को बिल्कुल भी विचलित न होते देखकर वह एक पल के लिए चिंतित हो गई। युए जूंग जियुए ने आह भरी, नियांसी, मुझे बेरहम होने का दोष मत दो। इस बार येरेन सचमुच बहुत आगे निकल गई। यूनिया भाग्यशाली थी, लेकिन अगर वह भाग्यशाली न होती तो क्या होता? अब उसका क्या हश्र होता? अपनी जवानी के चरम पर एक लड़की जिसका जीवन पूरी तरह बर्बाद हो गया, सिर्फ इसलिए कि ऐसा नहीं हुआ। तुम्हारे बुरे इरादे और काम मिट नहीं जाते। जुआंग जियुए ने हाथ हिलाकर कहा, आप सभी को वापस चले जाना चाहिए, इस मामले पर कोई चर्चा नहीं होनी चाहिए। लेडी सॉन्ग को उम्मीद नहीं थी कि जूंग शियुए उसे जरा भी सम्मान नहीं देगी। उसकी नज़र अनायास ही जूंग शियुए के बगल में खड़ी सफ़ेद शिफॉन की पोशाक पहने लड़की पर पड़ गई, सुंदर, सुरुचिपूर्ण, सौम्य और शांत।
लेडी सॉन्ग की नज़र पड़ते ही लड़की ने अपनी आंखें उठाईं और होठों को भींचकर उसे धीरे से मुस्कुरा दी। लेडी सॉन्ग एक क्षण के लिए अचंभित रह गई, फिर उसकी आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं। यदि यिरेन को इस लड़की से हारना पड़ा तो यह कोई नुकसान नहीं होगा। आश्चर्य की बात यह है कि उसकी विनम्रता ने अभी भी जून जियुए के रुख को ढीला नहीं किया था। सोंग यिरेन यह नहीं समझ पा रही थी कि जी यून्या में ऐसा क्या अच्छा था कि सभी ने एक के बाद एक उसका पक्ष लिया। लौटने से पहले हालांकि भाई यान ने उसे नज़रअंदाज किया था, फिर भी वह समय समय पर उनसे मिल पाती थी और यहाँ तक कि आंटी जुआंग भी उसके साथ खुशमिजाज व्यवहार करती थीं। लेकिन अब जी यून्या ने उससे वह सब छीन लिया था। जुआंग शियुए के पास खड़ी होकर उसकी पराजय का मजाक उड़ा रही थी। गहरे अपमान के कारण उसकी उंगलियां कांपने लगीं। वह चाहती थी कि वह बाहर निकल जाए, लेकिन वह ऐसा नहीं कर सकती थी, उसे शांत रहना था। तभी दरवाजे से अंकल यान की खुशनुमा आवाज आई, सबसे बड़े युवा मास्टर, दूसरे युवा मास्टर, आप वापस आ गए। सोंग येरेन ने एक के बाद एक दो लंबी आकृतियों को अंदर आते देखा। उसने सिर झुका लिया, ये सोचकर कि भाई यान उसे इस हालत में देखकर जरूर बहुत निराश होंगे। वह भी क्या मांग रही थी? क्या आज सुबह की चेतावनी काफी नहीं थी? सोंग येरेन, तुम्हें जागना चाहिए और वास्तविकता का सामना करना चाहिए। यान सोंग अपना स्कूल बैग लेकर लिविंग रूम में आया। उसकी नज़र सबसे पहले यून्या पर पड़ी। यून्या ने अपने होंठ भींचे और उसे देखकर मुस्कुराए। यान सोंग ने अपनी भौहें चढ़ाईं, अपना स्कूल बैग यान के को दिया जो उसके पीछे था और समूह की ओर बढ़ गया। आंटी सोंग, आप यहाँ हैं? यान सोंग ने विनम्रता से अभिवादन किया। लेडी सोंग ने सिर हिलाया। ये बच्चा, यान सोंग, वाकई लाजवाब था। वह हमेशा उसे भावी सास की नज़रों से देखती थी, लेकिन आज उसकी नज़रों में एक साया सा था। सोंग येरेन की इच्छा थी कि वह हवा में गायब हो जाए, उसका सिर नीचे की ओर झुकता रहे। चूंकि आप यहीं हैं, तो जाने से पहले एक साधारण भोजन क्यों नहीं कर लेते? यान सोंग ने मेजबान के अधिकार के साथ कहा। जून जियुए ने यान सोंग को घूरते हुए पूछा, ये बच्चा क्या सोच रहा है? लेकिन यान सोंग के ऐसा कहने के बाद वह अनिच्छा से ही निमंत्रण दे सकी। लेडी सोंग ने थोड़ी देर हिचकिचाहट के बाद सहमति से स्वीकार कर लिया, क्योंकि उन्हें लगा कि यह जुआंग शियुए के साथ अपने रिश्ते को सुधारने का अच्छा अवसर है। किसी ने भी युवक की आंखों में उपहास का भाव नहीं देखा। जब भी उसका भाई ऐसी मुस्कान रखता था तो उसे किसी के दुर्भाग्य का पूर्वाभास होता था। यान के अपना स्कूल बैग छोड़ने के लिए ऊपर की ओर भागा और फिर जल्दी से नीचे आ गया, क्योंकि उसे डर था कि कहीं वह हास्य नाटक का एक क्षण भी न चूक जाए। जूंग शियुए के अडिग रहने के कारण माफी मांगने का कोई मतलब नहीं निकला। वे उस पर ज्यादा दबाव नहीं डाल सकते थे, क्योंकि उनका रवैया पहले से ही साफ था। यह जूंग शियुए पर निर्भर था कि वह अपने दिल में क्या फैसला लेती है। भोजन से कुछ समय पहले लेडी सोंग ने जुआंग शियुए के साथ संबंधों को सुधारने की कोशिश में खुद को व्यस्त कर लिया। जिसकी अभिव्यक्ति उदासीन थी, उसमें पहले वाली गर्मजोशी नहीं थी। यान सोंग की नज़र पाकर यान के एक प्रसन्न मुस्कान के साथ यून्या के पास दौड़ा। बहन यून्या, अंदर घुटन हो रही है, चलो आंगन में खेलते हैं। अध्याय 215, 105 मधुर बने रहो, सूर्य और चंद्रमा चमक के लिए प्रतिस्पर्धा करते हैं। 6। यून्या ने अपनी आंखें उठाईं और यान सोंग की ओर देखा, जो पहले ही लिविंग रूम से बाहर जाने के लिए मुड़ चुका था। यून्या ने थोड़ा सिर हिलाया, ठीक है। कुछ कदम चलने के बाद वह सोंग येरेन की ओर मुड़ी, जो चुपचाप एक तरफ खड़ी थी, और मुस्कुराई, बहन येरेन, आप भी हमारे साथ क्यों नहीं आती? सोंग येरेन ने अपने होंठ काटे, यान सोंग की पीछे हत्ती हुई आकृति पर एक नज़र डाली और उसका पीछा करने के लिए आगे बढ़ी। आंगन में यान सोंग विस्टेरिया की जाली के नीचे अपनी बाहें पार करके खड़ा था। डूबता हुआ सूरज पत्तियों के बीच से धब्बेदार छाया बना रहा था। उसका लंबा और सीधा शरीर और चेहरे की आकृति हल्के सुनहरे प्रकाश में उभर रही थी, जिससे एक आश्चर्यजनक सुंदरता पैदा हो रही थी। उसने आलस से ऊपर देखा। उसकी गहरी आंखें आकाश की सुनहरी रोशनी को प्रतिबिंबित कर रही थी, जो समुद्र की गहरी भंवर जैसी गहराई से रंगी हुई थी, मानो उनमें कोई जादुई शक्ति हो जो यून्या की आत्मा को अपनी ओर खींच सकती हो। यान के ने कहा, फिर से दिखावा कर रहे हो? यून्या ने हंसते हुए कहा, वह स्वाभाविक रूप से सुंदर है। यान के ने यून्या के चेहरे को घूरते हुए कहा, बहन यून्या, थोड़ा आत्मसम्मान रखो। तुम एक देवी हो, तुम्हें पता है। मैं तुम्हें बता दूं, दिल के मामलों में जो व्यक्ति बहुत आगे बढ़ जाता है वह कभी खुश नहीं रहता। यून्या ने अपनी बाहें उठाईं, क्या ऐसा है? यान के ने हाँ में सिर हिलाया। तो अगर तुम मेरे भाई को पसंद भी करती हो तो तुम्हें रुकना होगा और उसके अपनी भावनाएं जाहिर करने का इंतजार करना होगा, वरना जैसे ही तुम कोई संकेत दोगी वह तुम्हें नाक से पकड़कर ले जाएगा और फिर तुम दुखी हो जाओगी। यून्या की आंखें सितारों की तरह चमक उठी। तो ऐसी कोई प्रथा है? तुम दोनों क्या बात कर रहे हो? यान सोंग ने भौहें चढ़ाकर पूछा। यान के ने हंसते हुए कहा, आप कितने सुंदर हैं, इस पर चर्चा कर रहे हैं। यान सोंग ने अपने होठों को मोड़कर एक आत्ममुग्ध मुस्कान प्रकट की, और यून्या ने जब उसके वीचेट नाम के बारे में सोचा तो वह मुस्कुराए बिना नहीं रह सकी। यान सोंग ने यून्या की मुस्कुराहट देखी, और हालांकि वह नहीं जानता था कि वह क्यों हंस रही थी, फिर भी वह भी उसकी हंसी में शामिल हो गया। सबसे पीछे चल रही सोंग येरेन ने उन तीनों को अंतरंग होते हुए ऐसे देखा जैसे कोई और मौजूद ही न हो, और वह अपनी आस्तीन के अंदर मुट्ठी भींचने से खुद को नहीं रोक सकी। यान के ने सोंग येरेन की ओर देखा और फिर योजना बनाई, भाई हम क्या खेलें? यान सोंग के पतले होंठ थोड़े मुड़े, आप क्या सुझाव देते हैं? यान के ने यून्या को आंख मारते हुए कहा, बहन यून्या, मेरा भाई तीरंदाजी में बहुत अच्छा है, मुझे यकीन है आपने उसे कभी खेलते नहीं देखा होगा। आज उसे दिखा दो कि वह क्या कर सकता है। यून्या को पता था कि यान सोंग तीरंदाजी में अच्छा है, लेकिन फिर भी उसने जवाब दिया, हाँ मैं उसके कौशल को देखने के लिए काफी उत्सुक हूँ। तो यहीं रुको, मैं धनुष बाण लेकर आता हूँ, उसने कहा और जल्दी से अंदर भाग गया। इसके तुरंत बाद यान के अपनी पीठ पर एक बड़ा बक्सा लादे हुए बाहर आया, उसे मेज पर रख दिया और यान सोंग उसे खोलने के लिए आगे बढ़ा।
अंदर प्राचीन धनुष और तीरों के विपरीत एक बहुत ही आकर्षक काले रंग का धनुष था। इसमें कई उच्च तकनीक वाले उपकरण जोड़े गए थे जो इसे एक आधुनिक यांत्रिक अनुभव प्रदान करते थे। यान के ने सीटी बजाए, होइट का बड़ा मकड़ी बढ़िया है न। यान सोंग ने धनुष उठाया और उस क्षण में उसकी आभा नाटकीय रूप से बदल गई। एक आलसी विशेषाधिकार प्राप्त युवा से एक निर्णायक और कमांडिंग जनरल में बदल गई और लौन युद्ध की गर्जना से भरकर एक युद्ध क्षेत्र में बदल गया। ये निर्विवाद है, ऐसा यान सांग सचमुच मनोरम था। यान के की नजरें घूम गईं। सिर्फ धनुष बाण से खेलना बहुत बोरिंग है, क्यों ना हम कुछ नया खेलें। यान सोंग ने उसकी तरफ देखा और धनुष उस पर तान दिया। यान के तुरंत कूद गया। हालांकि धनुष लोड नहीं था, फिर भी निशाना लगने का एहसास वाकई बहुत बुरा था। बहन येरेन, क्या आप हमारे साथ कोई खेल खेलना चाहेंगी? यान के ने मासूमियत भरी मुस्कान के साथ अपना सिर घुमाकर सोंग येरेन की ओर देखा। उनकी मुस्कान इतनी मोहक थी, सोंग येरेन तुरंत खुश हो गई। क्या मैं शामिल हो सकती हूँ? यान के ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, बेशक आप कर सकते हैं। प्रसन्नचित सोंग येरेन ने लड़के की आंखों में दुर्भावनापूर्ण चमक नहीं देखी। यान के ने धूर्तता से मुस्कुराते हुए कहा, मेरे पीछे आओ बहन येरेन। सोंग येरेन ने यान सोंग की ओर देखा और जल्दी से उसके पीछे चला गया। जब वे बाढ़ के किनारे पर पहुंचे तो यान के ने एक छड़ी उठाए और आधा मीटर व्यास वाला एक वृत्त खींचा। बहन येरेन, इस वृत्त को मत छोड़ना। सोंग येरेन एक क्षण के लिए हिचकिचाया, फिर आगे बढ़ा। यान के ने किसी तरह एक सेब निकाला और उसे सोंग येरेन के सिर पर रख दिया। सोंग येरेन को कुछ याद आया और वह तुरंत पीला पड़ गया। यान के की बड़ी आंखें मासूमियत से फड़फड़ा उठी। सिस्टर येरेन, आपने सिस्टर यूनिया के साथ कुछ गलत किया है ना? सोंग येरेन ने चुपचाप अपनी पलकें झुका लीं। यदि आप हमारे खेल को मनोरंजक बनाते हैं तो मैं सिस्टर यूनिया को आपको माफ करने के लिए राजी कर सकूंगा, यान के ने मोहक गर्मजोशी से भरी आवाज में कहा। उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो सुनहरे सूर्यास्त के नीचे विस्टेरिया की जाली के नीचे खड़े युवक और युवती दोनों एक दिव्य जोड़ी की तरह सामंजस्यपूर्ण दिखाई दे रहे थे। उन्होंने आगे कहा, बहन यूनिया की वजह से भाई तुम्हें बहुत नापसंद करता है, लेकिन अगर तुम उसे हंसा सको तो शायद उसका मन हल्का हो जाएगा और वह तुम्हें नापसंद नहीं करेगा। अध्याय 216 105 मधुर बने रहो। सूर्य और चंद्रमा चमक के लिए प्रतिस्पर्धा करते हैं अंडस्को साथ। सोंग येरेन की पलकें कांपने लगीं। वह अचानक सीधी खड़ी हो गई और सेब हिलने लगा, अंततः उसके सिर के ऊपर स्थिर हो गया। यान के ने मुस्कुराते हुए अपने होंठ सिकोड़े। खड़े होकर तुम्हें एक भी मांसपेशी नहीं हिलानी चाहिए। तुम भाई यान का दिल जीत पाओगे या नहीं, ये तुम्हारे प्रदर्शन पर निर्भर करता है। ये शब्द कहकर वह मुड़ा और चला गया। यान के को आते देख यूनिया अपना सिर हिलाने और हंसने से खुद को नहीं रोक सकी। तुम सच में नहीं जानती कि कैसे कोमल होना चाहिए और निष्पक्ष सेक्स को कैसे संजोना चाहिए। अगर तुम बेचारी लड़की को मौत के घाट उतार दोगे तो तुम क्या करोगे? यान के ने नाक भान सिकुड़ी। बहन यूनिया, मैं सिर्फ आपके लिए खड़ा हूँ। इसके अलावा मुझे लड़कियों से सबसे ज्यादा नफरत है। उसकी आवाज़ बदल गई जब उसने खुशी से यूनिया से हाथ मिलाया। जाहिर है इसमें बहन यूनिया शामिल नहीं है। यान सोंग की चिंता भरी निगाहें उस पर पड़ी और यान के ने तुरंत उसे छोड़ दिया। यान सोंग ने अपना धनुष खींचा और सोंग येरेन के सिर पर रखे सेब पर निशाना साधा। वह युवक लंबा था और पहाड़ की तरह अडिग खड़ा था। उसकी दुबली बाह ने धनुष की डोरी खींची और यूनिया उसकी स्कूल यूनिफॉर्म के नीचे उभरी हुई मांसपेशियां भी देख सकता था जो ऊर्जा से भरी हुई थीं। सुनहरे धुंधलके में उसकी आकृति खास तौर पर उभरी हुई थी। उसकी तिरछी बाहें उसके बालों में फंसी हुई थीं। उनके बीच एक हल्की सी दरार, गहरी और दृढ़ आंखें, ऊंची नाक और कसकर बंद पतले होंठ। ये सभी खूबियां मिलकर उसे बेहद सेक्सी और आकर्षक बनाती थीं। अपने हमेशा के अलग थलग और घमंडी स्वभाव से अलग उस पर यान सोंग में एक अनोखी परिपक्वता थी जो बड़ों में होती है, और वह एक बहादुर और अजेय युवा सेनापति में तब्दील होता हुआ प्रतीत हो रहा था। उसके हाथ में तीर ही उसका हथियार था जो युद्ध के मैदान में गर्व और अजेयता से भरा हुआ था। यूनिया उसकी पार्श्व आकृति को देखकर मोहित हो गई। उसका हाथ सहज ही उसकी छाती को छू रहा था। उसका दिल बहुत तेजी से धड़क रहा था। उसकी आंखें अचानक तेज हो गईं, उसकी उंगलियां थोड़ी ढीली पड़ गईं और तीर बिजली की ताकत से हवा को चीरता हुआ एक दिशा में तेजी से बढ़ गया। यूनिया उस क्षण हवा के फटने का एहसास कर सकती थी। हवा का झोंका उसके चेहरे पर टकरा रहा था। उसकी पुतलियों में तीर की नोक का प्रतिबिंब दिखाई दे रहा था। उसका शरीर अचानक अनियंत्रित हो गया, मानो वह अपनी जगह पर जम गया हो। वह चीखना चाहती थी, भाग जाना चाहती थी, पुरुष देवता यान सोंग के बारे में सब कुछ भूल जाना चाहती थी। वह इन सब से कोई लेना देना नहीं चाहती थी। धमाका, उसके सिर के ऊपर से एक हल्की सी आवाज आई और उसका दिल एक पल के लिए रुक गया। उसके अंग सुन्न हो गए थे और नीचे से एक गर्म तरल पदार्थ बह रहा था। वह जमीन पर बैठ गई। उसका चेहरा मौत की तरह पीला पड़ गया था। यान के सेब उठाने के लिए आगे बढ़ा। उसकी आंखों में मुस्कान थी और उसने कहा, भाई, तुम्हारी तीरंदाजी की कला में फिर से सुधार आया है। तुम सचमुच राष्ट्रीय चैंपियन बनने के लायक हो। जमीन पर गिरी और परेशान दिख रही लड़की को देखकर यान के ने घृणा से अपनी नाक के पास हाथ हिलाया। तुमने अपनी पैंट गीली तो नहीं की? घिनौना, लेकिन सच में तुम इतनी डरपोक हो कि इस हद तक डर गई। क्या अब भी तुम मेरे भाई के साथ प्यार करने की हिम्मत रखती हो? वह नीचे झुक गया। सोंग येरेन के कान के पास झुक गया। उसकी भारी आवाज में एक खास जादू सा लग रहा था। क्या तुम उन दोनों को देख रहे हो? इस दुनिया में केवल बहन यूनिया ही भाई यान के साथ खड़ी होने के योग्य हैं। उन दोनों को देखो, वे कितने मेल खाते हैं। कोई भी एक दूसरे से कम नहीं है। एक सूर्य की तरह उज्ज्वल और चमकदार है, दूसरा चंद्रमा की तरह परिष्कृत और सुंदर है। हालांकि सूर्य और चंद्रमा कभी एक साथ दिखाई नहीं देते। ऐसा इसलिए है क्योंकि दिन और रात स्पष्ट रूप से अलग हैं। यदि एक दिन, रात और दिन एक साथ मिल जाएं तो कैसा चमत्कार होगा। क्या प्रकाश और अंधकार एक साथ रह सकते हैं? यही वह है जिसे मैं आदर्श प्रेम मानता हूँ।
मैं इसे कभी किसी को नष्ट नहीं करने दूंगा। युवक की आंखें चमकीली और स्पष्ट थीं, उसकी धीमी फुसफुसाहट किसी तीखे चाकू की तरह तीखी थी। एक सफेद ब्लेड अंदर जा रहा था, एक लाल ब्लेड बाहर आ रहा था। और तुम, उसने उसकी तरफ देखते हुए व्यंग्य किया, तुम तो बस एक सड़ा हुआ गटर का टुकड़ा हो। सूरज और चांद से भी आगे निकलने की बात सोचना भी बेतुका है। खुद को हद से ज्यादा आंकना हद से ज्यादा बेवकूफ़ी है। वह स्तब्ध लड़की की ओर देखे बिना ही उठ खड़ा हुआ और चला गया। यूनिया ने यानसोंग की ओर देखा। भाई यान, जब आप तीर चलाते हैं तो आप बहुत अच्छे लगते हैं। लड़की की आंखें चमक उठीं, मानो उनमें से गुलाबी बुलबुलें निकल रहे हों। यानसोंग को खुशी महसूस हुई और उसके होंठ थोड़े ऊपर उठ गए। सीखना चाहते हो? यूनिया ने जोर से सिर हिलाया। मैं करती हूँ। यानसोंग ने उसे इशारा किया, इधर आओ। यूनिया आज्ञाकारी ढंग से उसके पास चली गई और यानसोंग उसके पीछे चला गया, अपने हाथों को उसकी बाहों में डाल दिया और एक पल में यूनिया को अपने आलिंगन में खींच लिया। यूनिया का शरीर तनावग्रस्त हो गया। लड़की की हल्की सुगंध और उसके कोमल शरीर की गर्माहट यानसोंग के दिल को झकझोर रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे लाखों चींटियां उसके ऊपर रेंग रही हो, जिससे उसके पूरे शरीर में खुजली हो रही हो। भाई यान, यूनिया ने अपने होंठ काटे। उसकी आवाज़ बिल्ली के बच्चे की म्याऊं जैसी थी, जिससे यानसोंग का दिल और भी ज्यादा दुख रहा था। उसकी गर्म सांसें यूनिया की गर्दन पर बह रही थी। उसकी आवाज़ का उठना गिरना यूनिया के दिल की धड़कनों पर धीरे से बज रहा था, जिससे उसकी धड़कनें तेज हो रही थीं। अध्याय 217 105 मधुर बने रहो। सूर्य और चंद्रमा चमक के लिए प्रतिस्पर्धा करते हैं _8। बहन यूनिया ने अपना सिर झुका लिया। उसके आलिंगन से छूटने के लिए संघर्ष करते हुए बोली, मैं अब और नहीं सीखना चाहती। यानसोंग की भौहें इतनी सिकुड़ गईं कि मानो मक्खी मर जाए। क्यों? यूनिया ने मुंह बनाते हुए कहा, इसके बारे में बाद में बात करेंगे। भाईयान बहुत शरारती था। वह स्थिति का फायदा उठाकर उसे बहलाने की कोशिश कर रहा था। वह उसे अपनी राह पर चलने नहीं दे रही थी। यान के मुस्कुराते हुए आगे बढ़े, तीर की नोक से सेब तोड़ा और एक कुरकुरा टुकड़ा खाया। भाई, तुम सच में लड़कियों को बिल्कुल नहीं समझते। जब वो कहती हैं कि उन्हें समझ नहीं आता, तो इसका मतलब है कि वो समझती हैं, और जब वो कहती हैं कि उन्हें समझ आता है, तो इसका मतलब है कि वो सचमुच समझती हैं। दिखावा औरतों में एक आम बीमारी है। यूनिया ने उसे घूर कर देखा। अगर तुम बोलोगे नहीं तो कोई नहीं सोचेगा कि तुम गूंगे हो। यानसोंग को लगा कि लड़कियां वाकई बहुत परेशान करने वाली होती हैं, पल भर में मूड बदल लेती हैं। उसने यूनिया की तरफ देखा और पूछा, क्या तुम अब भी सीखना चाहती हो? अगर तुम सचमुच सीखना चाहती हो तो मैं तुम्हें किसी और दिन महिलाओं के लिए डिज़ाइन किया गया एक नाजुक धनुष बाण दे सकता हूँ। यूनिया ने सिर हिलाया, ठीक है। यदि उसने तीरंदाजी भी सीखी होती तो यूनिया ने स्वयं को एक बहादुर महिला जनरल के रूप में कल्पना की होती। ये काफ़ी मज़ेदार लगता। तभी एक काले रंग की ऑडी सेडान कार धीरे धीरे विला के बाहर आकर रुकी। यानके ने फिर से सेब को काटा। पिताजी वापस आ गए हैं। ड्राइवर दरवाजा खोलने के लिए आगे बढ़ा। यान नानमो कार से नीचे उतरा, अपना ब्रीफकेस लिया और अंदर चला गया। यानसोंग और अन्य लोगों को देखकर यान नानमो रुक गया। उसकी नज़र यूनिया पर पड़ी और मुस्कुराया, यूनिया, तुम आ गई। यूनिया ने विनम्रता से मुस्कुराते हुए कहा, अंकल यान, नमस्ते। बहुत अच्छा। तुम्हारी चाची जुआंग मुझे हर दिन तुम्हारे बारे में परेशान करती रहती थी, और अब जब तुम वापस आ गए हो तो उन्हें थोड़ी शांति मिल सकती है। यहाँ घर जैसा महसूस करो, किसी से मत उलझो। अगर तुम्हारे दोनों भाई तुम्हें धमकाने की हिम्मत करते हैं तो अंकल यान को बता देना और मैं उन्हें तुम्हारे लिए सबक सिखा दूंगा। यानके ने अप्रसन्नता से कहा, पिताजी, मैं स्पष्ट रूप से छोटा भाई हूँ, मैं बड़ा भाई नहीं बनना चाहता। जिस तरह से वह बोल रहा था वह किसी की भी रूह सिहरन पैदा करने के लिए काफ़ी था। यान नानमो ने हंसते हुए कहा, ये पिताजी की गलती थी। वैसे भी एक भाई या छोटे भाई के रूप में आप में से किसी को भी यूनिया को धमकाने की अनुमति नहीं है, समझे? यानके ने अजीब सी हंसी हंसी। क्या तुम्हें मुझे याद दिलाने की ज़रूरत है? माँ तो अपने बेटे से भी बेहतर व्यवहार करती है। मुझे तो लगता है कि मैं उसकी कृपा खोने वाला हूँ। यान नानमो ने ज़मीन पर बैठे सोंगिरेन की ओर देखा, जो अस्त व्यस्त दिख रहा था, और भौहें चढ़ा दी, लेकिन कुछ नहीं कहा और लिविंग रूम की ओर बढ़ गया। सोंग क्यू स्मार्ट और ईमानदार था और यान नानमो उससे काफ़ी संतुष्ट थी, लेकिन उसकी बेटी। उसने अपना सिर हिलाया और आह भरी। उस शाम खाने की मेज़ पर यूनिया जूंग जियुए के बगल में बैठी थी, जबकि यानके और यानसोंग दोनों भाई आमने सामने बैठे थे। लेडी सोंग और सोंगिरेन यूनिया के बगल में बैठी थीं। जुआंग शियुए ने उत्साहपूर्वक यूनिया की सेवा की, यहाँ तक कि वह उसके लिए चिकन सूप भी लाया, जो केवल यूनिया के लिए था, जिसे मेज पर किसी अन्य को प्राप्त नहीं था। यूनिया ने मन ही मन दुख जताया, लेकिन उसके चेहरे पर मुस्कुराहट के अलावा कुछ नहीं दिखा। जब कोई ध्यान नहीं दे रहा था तो उसने चुपके से यानसोंग से नजरें मिलाईं। भाई यान, मुझे बचाओ। यानसोंग अचानक खड़ा हो गया और यूनिया के सामने चिकन सूप का कटोरा पकड़ लिया, गल्प गल्प गल्प, और 2 या 3 घूंट में उसे खत्म कर दिया। जुआंग शियुए ने गुस्से से उसकी ओर इशारा करते हुए कहा, तुम छोटे बदमाश, अपनी छोटी बहन का चिकन सूप चुराने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम सचमुच बहुत दुस्साहसी हो गए हो। न केवल तुम अपनी बहन का ख्याल नहीं रखते, बल्कि खाने को लेकर उससे लड़ते भी हो। क्या तुम्हें कोई शर्म नहीं है? जूंग जियुए इस वृद्धन बेटे के कारण पागल होने की कगार पर था। यानसोंग ने खाली कटोरा नीचे रख दिया। उसका चेहरा ठंडा था। कौन अधिक महत्वपूर्ण है, चिकन सूप या मैं? जूंग जियुए ने तुरंत जवाब दिया, बात मत बदलो। तुमने जो किया वो बहुत ही घिनौना था। अभी तो पहला ही दिन है और तुम अपनी छोटी बहन को धमकाने के तरीके ढूंढने लगे हो। क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारी माँ मर गई है? मैं तुम्हें बता रही हूँ, आज के बाद अगर तुमने फिर कभी खाने के लिए अपनी बहन से प्रतिस्पर्धा करने की हिम्मत की तो मैं तुम्हारी जेब खर्च काट दूंगी। हे, यानसोंग मुस्कुराया। यानके ने बीच में कहा, माँ, लगता है मेरे भाई ने आपसे कभी पॉकेट मनी नहीं मांगी। हर साल मिलने वाली उसकी स्कॉलरशिप की रकम काफ़ी है। जूंग जियुए, बहुत अधिक उत्कृष्ट पुत्र होना सचमुच कष्टकारी है।
यूनिया ने जूंग जियुए की आस्तीन खींची। चाची जूंग, रहने दो, क्योंकि भाईयान इसे पहले ही पी चुका है। आखिरकार ये सिर्फ चिकन सूप का एक कटोरा है। भाईयान बढ़ रहा है, यह उसके स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, इस पर ध्यान मत दो। जुआंग शियुए ने गुस्से में कहा, इस हालत में तो हमारे घर की बीम भी उसे संभाल नहीं पाएगी। वह एक शरारती लड़का है जो जानबूझकर आपके खिलाफ जा रहा है। यान सोंग ने अपनी ठुड्डी ऊपर उठाए और अहंकार से यूनिया की ओर देखा, जो एक आत्मसंतुष्ट उत्तराधिकारी की छवि थी। जी यूनिया, क्या तुम्हें लगता है कि मैं जानबूझकर तुम्हें परेशान कर रहा हूँ? यूनिया थोड़ा मुस्कुराए, भाईयान मेरे साथ बहुत अच्छा रहा है, वह मुझे कैसे धमका सकता है? भाईयान, मेरे लिए इतना कष्ट सहने के लिए धन्यवाद। जूंग जियुए लगातार बोलती रही, यूनिया तुम बहुत ही नर्म दिल हो। अगर तुम इस लड़के का विरोध नहीं करोगी तो उसकी हालत और भी खराब हो जाएगी। यूनिया ने यानसोंग की ओर देखा और जैसे ही उनकी आंखें मिली, उनके बीच चिंगारी और बिजली कुछ ऐसी थी जिसे केवल वे ही समझ सकते थे। उसकी आंखों में द्वेष देखकर, फिर भी एक अभिमानी उत्तराधिकारी का मुखौटा बनाए रखने के लिए मजबूर होकर, यूनिया वास्तव में हंसना चाहती थी। भाईयान, आपके लिए ये सचमुच कठिन है। अध्याय 218, 106। जो पहले स्वीकार कर लेता है वह नुकसान में रहता है। ये ठीक है, जब तक भाईयान खुश है। यूनिया के होठों पर हल्की सी मुस्कान थी जो सुरुचिपूर्ण और संतुलित थी, और उससे भी अधिक दुर्लभ थी उसके मन की विशालता। जूंग जियुए उसकी प्रशंसा करने से खुद को नहीं रोक सका। यूनिया का स्वभाव बहुत अच्छा था। तुम बस उसे खुश रखो, उसने कहा। उसे तृप्त करो। वह स्वर इतना स्नेहपूर्ण क्यों लग रहा था? यानसोंग का चेहरा काला पड़ गया। यानके ने शरारत से हंसते हुए कहा, भाई बहन, यूनिया आखिरकार एक लड़की है। यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि माँ ने तुम्हें एक लड़की का खाना खाने के लिए डांटा जिसमें कोई सज्जनता का व्यवहार नहीं था। यानसोंग ने उसे ठंडी निगाहों से देखा और यानके ने जल्दी से अपना सिर भोजन में दबा लिया। बाघ की मूंछों को खींचना संयमित तरीके से किया जाना चाहिए, अन्यथा वह अपने भाई द्वारा मुक्केबाजी बैग के रूप में इस्तेमाल किया जाएगा। सोंग येरेन स्तब्ध थी, उसकी चॉपस्टिक्स को कोई छू भी नहीं पाया था। जब से वो बाहर से अंदर आई थी तब से उसकी यही हालत थी, जब तक कि लेडी सोंग ने मेज के नीचे उसकी जांघ पर जोर से चुटकी नहीं काट ली। सोंग येरेन दर्द से चीखी और अचानक हकीकत में लौट आए। एक क्षण में सबकी निगाहें उसकी ओर मुड़ गईं, उदासीन या तिरस्कारपूर्ण, यहाँ तक कि यानसोंग भी उस पर एक नज़र डालने की जहमत नहीं उठा सका। सोंग येरेन की निगाहें धुंधली पड़ गईं। जैसे ही निगाहें उसे भेदती गईं, उसे लगा जैसे उसका दिल धड़कना बंद हो गया हो, मानो वह मौत के कगार से वापस आ गई हो। वह सचमुच उसे मारना चाहता था। इस एहसास ने उसके दिल को मानो तवे पर उछलने जैसा महसूस कराया। जिस आदमी के लिए उसने अपनी सारी जवानी और जोश समर्पित किया था, उसने उसे ऐसा बदला दिया था। वह असहनीय रूप से दुखी महसूस कर रही थी। जब वह अपने अराजक विचारों में खोई हुई थी, जूंग जियुए ने भौहें चढ़ाईं। ये कैसी गंध है? क्या बाथरूम में कोई रिसाव है? इसकी गंध कुछ अप्रिय क्यों थी? यानके ने अर्थपूर्ण ढंग से हंसते हुए सोंग येरेन की ओर एक नज़र डाली, जो चाहती थी कि वह अपना सिर अपनी छाती में छिपा ले। माँ, निश्चित रूप से किसी ने अपनी पैंट गीली नहीं की होगी, है ना? जुआंग शियुए ने उसे अप्रसन्नता भरी नज़र से देखा। आप क्या बकवास कर रहे हैं? खाने की मेज पर ऐसे अश्लील शब्द बोलना। जाहिर है कि उसका पालन पोषण बहुत ढीले ढंग से हुआ था। यानसोंग ने कंधे उचका दिए। भूल जाओ, मैंने कुछ कहा था। जूंग जियुए की भौहें गहरी हो गईं। उसे यानके की पिछली बातें याद आ गईं। वो गंध बिल्कुल वैसी ही लग रही थी। उसकी नज़र अनजाने में सोंग येरेन पर पड़ी। खुशबू उसकी तरफ से आती हुई प्रतीत हुई। येरेन, तुम। सोंग येरेन की चॉपस्टिक्स मेज पर गिरी, उसके गाल तुरंत पके सेबों की तरह लाल हो गए। अलविदा कहे बिना वह घबरा कर वहां से भाग गई। जैसे ही वह खड़ी हुई, उसकी हल्के भूरे रंग की स्कूल स्कर्ट पर एक धुंधला दाग दिखाई दिया, साथ ही उसके घुटनों तक के सफेद मोज़ों पर भी स्पष्ट पीले रंग के दाग दिखाई दिए। जूंग जियुए अवाक रह गया। यह लेडी सोंग का चेहरा बेहद भद्दा हो गया। उसने जूंग जियुए को माफी मांगते हुए मुस्कुराया और जल्दी से सोंग येरेन के पीछे चल पड़ी। जुआंग शियुए को घृणा महसूस हुई, उसकी भूख मर गई और उसने अपनी चॉपस्टिक्स नीचे पटक दी। ये सोंग येरेन, बस। वह उसे फिर कभी नहीं देखना चाहती थी, अन्यथा ये कल रात के भोजन के बचे हुए हिस्से को भी सामने ला देगा। यानके ने चाओ यूनिया को एक अर्थपूर्ण आंख मारी, मानो कह रहा हो, देखा, क्या मैंने तुम्हें नहीं बताया था कि मेरा तरीका सबसे अच्छा काम करता है? मैं गारंटी देता हूं कि सोंग येरेन को फिर कभी घर पर आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यूनिया ने शरारती नज़र से जवाब दिया। उनके बीच की खामोश बातचीत देखकर यानसोंग की निगाहें ठंडी पड़ गईं। यूनिया ने उस पर मुस्कुरा कर देखा और उसने अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए हल्के से खर्राटे लिए। यान नानमो ने बच्चों के बीच बातचीत को देखा और हल्के से मुस्कुराया, उसके होंठ थोड़े मुड़ गए। लेडी सोंग, जो संभवतः अब और अधिक समय तक रुकने में शर्म महसूस कर रही थी, ने नौकरों को अपना बहाना बताने को कहा और फिर जल्दी से सोंग येरेन के साथ चली गई। जूंग जियुए ने ठंडी सांस ली और यान नानमो की ओर मुड़ा। उस सोंग क्यूई, उससे बाद में बात करना, वरना उसकी पत्नी और बच्चे उसे नीचे खींच लेंगे। यान नानमो ने उसे अपनी बाहों में भर लिया और उसे अपनी बाहों में खींच लिया, जिससे जुआंग जियुए हौंकते हुए बोला, तुम क्या कर रही हो? इतना अनुचित व्यवहार करना बंद करो। यान नानमो हंसा और अपना सिर उसकी छाती में छिपा लिया। उसकी हरकतें थोड़ी बेकाबू थीं, लेकिन जब वह ऐसा करता तो एक मोहक आकर्षण पैदा कर देता, जिससे जूंग जियू की सांसें थोड़ी तेज हो जातीं। रुको, हट जाओ मुझ पर से। यान नानमो के हाथ की पकड़ उसकी कमर पर एक पल के लिए और मजबूत हो गई। लगभग 40 साल की उस औरत की त्वचा और शरीर अभी भी 20 साल की लड़की जैसा था। यान नानमो उसे प्यार से सहलाना बंद नहीं कर सका। जहां भी उसकी खुरदरी हथेली छूती, उसकी त्वचा में सिहरन दौड़ जाती। जैसे ही उसके कपड़े उसके कंधों से फिसल गए, जूंग जियुए कमजोरी से उसकी छाती से टिक गई। यान नानमो ने उसकी नंगी पीठ को चूमा और भारी आवाज में पूछा, यूनिया के बारे में तुम क्या करने की योजना बना रही हो?
क्या मतलब है तुम्हारा? मैं क्या करूंगा? मैंने पहले ही तय कर लिया है, अब से यही उसका घर होगा। यान नानमो ने एक क्षण रुककर कहा, बच्चे बड़े हो गए हैं, ये थोड़ा असुविधाजनक हो सकता है। जूंग जियुए ने अपनी पट्टियां ठीक करते हुए उसे दूर धकेल दिया। तुम क्या कहना चाह रहे हो? मुझे मत बताना कि तुम्हें यूनिया पसंद नहीं है। यान नानमो ने उससे इतनी गुस्सैल स्वभाव की उम्मीद नहीं की थी और वह आह भरने से खुद को रोक नहीं पाया। मुझे यूनिया पसंद है, वह स्मार्ट और अच्छी व्यवहार वाली है। लेकिन यान सोंग और यान के इतने बड़े हो गए हैं कि एक ही छत के नीचे रहना यूनिया की प्रतिष्ठा के लिए अच्छा नहीं होगा। अध्याय 219 106 जो पहले स्वीकार करता है वह नुकसान में रहता है _2। यह आपके लिए चिंता का विषय नहीं है और मैंने आपकी सहमति लेने के बारे में कभी नहीं सोचा, बस आपको सूचित कर रहा हूँ। जूंग जियू ने अपने लंबे बालों को इकट्ठा किया जो आकर्षक और मनमोहक थे। यान नानमो के दिल में गुदगुदी सी महसूस हुई और वह उसे गले लगाने ही वाला था, लेकिन जूंग जियुए ने उसकी बाहों को चकमा देते हुए मेज के किनारे से हटकर शान से घूमकर उसकी भौहें उठाकर देखा। यान नानमो, आप वास्तव में किस बात से चिंतित हैं? यान नानमो ने अपना खाली हाथ वापस खींच लिया। यूनिया स्मार्ट है, लेकिन शायद अपने फायदे के लिए बहुत ज्यादा स्मार्ट है। ऐसा व्यक्ति यान परिवार की पहुंच से बाहर है। क्या आप मुझे खरीद नहीं सकते? जुआंग जियुए ने उपहास किया, तो क्या आप मुझे खरीद सकते हैं? यान नानमो दंग रह गया। युए, ये तो बिल्कुल अलग है। जब तुम मुझे बर्दाश्त कर सकते हो तो यूनिया को बर्दाश्त क्यों नहीं कर सकते? मुझे तुम्हारे दिल की छोटी मोटी चालों की परवाह नहीं है, बस याद रखना कि अगर तुमने यूनिया के सामने जरा भी असंतोष जताया तो तुम मेरे बिस्तर पर फिर कभी आने के बारे में भूल जाओगे। जूंग जियू ने यह वाक्य बीच में ही छोड़ दिया और अध्ययन कक्ष से बाहर जाने के लिए अपना सिर घुमाया। यान नानमो ने सिरदर्द से अपनी कनपटियां रगड़ी और नीचे का दराज खोला जिसमें से ढेर सारे दस्तावेज निकाले। कांग जिनिक्सियन के वयस्क होने के समारोह के अगले दिन ये दस्तावेज उसकी मेज पर रख दिए गए। यह अकल्पनीय था कि एक लड़की 10 साल में इतनी दूर कैसे आ गई, उसने किस तरह का प्रयास और कड़ी मेहनत की होगी। वह उसकी प्रशंसा करता था, लेकिन जब बात उसके अपने बच्चों की आती थी तो उसे बहुत सावधान रहना पड़ता था। महिलाएं बहुत भावुक होती हैं, जबकि पुरुष शांत रह सकते हैं। ये लड़की उसकी कल्पना से कहीं ज्यादा चालाक और पेचीदा थी। उसकी अकथनीय पृष्ठभूमि और उसके मन में बसी नफरत उसके सिर पर लटकती एक छुरी बन सकती थी जो न जाने कब गिर जाए। लेकिन अब परिवार के अन्य तीनों का उसके प्रति रवैया देखकर यान नानमो को अचानक लगा कि सब कुछ भाग्य था। जाने भी दो, यदि वह दिन आ गया तो यान परिवार अपनी क्षमताओं के साथ उसकी रक्षा के लिए सब कुछ करेगा। यूनिया ने अपना पजामा लिया और नहाने की तैयारी कर रही थी कि तभी बाहर से किसी ने दरवाजा खटखटाया। यूनिया ने आगे बढ़कर दरवाजा खोला, जिससे यान के का मुस्कुराता हुआ चेहरा सामने आ गया। बहन यूनिया, मुझे अभी तक आपके कमरे में देखने का मौका नहीं मिला है। यूनिया एक तरफ हट गई। कृपया अंदर आइए। यान के कमरे में घूमी और प्रशंसा करने से खुद को रोक नहीं पाई। ये सचमुच बहुत सुंदर है, ऐसा लगता है कि मेरी माँ वास्तव में तुम्हें अपनी बेटी की तरह मानती है। यूनिया की आंखें झपक उठी। अनिर्णीत बहन यूनिया, यान के अचानक उसके चेहरे के पास झुक गया। उसके अचानक आने से कोई भी चौंक जाता, लेकिन यूनिया ने पलक तक नहीं झपकाए। उसका चेहरा कोमल और शांत था। उसने सीधे उसकी आंखों में देखा। क्या हुआ? यान के ने अपनी बाहें उठाईं। उसकी आंखों से एक चालाक रोशनी गुजरी। बहन यूनिया, क्या आप 10 साल से विदेश में हैं? यद्यपि वह नहीं जानती थी कि वह क्यों पूछ रहा है, यूनिया ने सच्चाई से उत्तर दिया, हाँ। तो फिर बहन यूनिया, आपको अंग्रेजी बहुत अच्छी बोलनी चाहिए। यूनिया ने विनम्रता से मुस्कुराते हुए कहा, ये ठीक है। जब तुम कहती हो कि यह ठीक है तो यह वाकई बहुत अच्छा होगा। मेरे भाई को आखिरकार उम्मीद जगी है। यूनिया कुछ कह पाती, इससे पहले ही यान के ने उसे अचानक अपने साथ खींच लिया। क्या तुम क्या कर रहे हो? भाई, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? यान के ने दरवाजा खटखटाया। भागो, अंदर से यान सॉन्ग की ठंडी आवाज आए। यान के ने बिना विचलित हुए दरवाजा खोल दिया। मैं आमतौर पर खुद को दोहराना पसंद नहीं करता। यान सॉन्ग ने अपना सिर घुमाया और यूनिया को यान के का पीछा करते हुए देखकर उसने अचानक बोलना बंद कर दिया। उसने अपने होंठ भींच लिए और तुरंत खड़ा हो गया। यूनिया ने यान सॉन्ग के कमरे का निरीक्षण किया और महसूस किया कि यह बहुत अधिक सफेद और बहुत अधिक साफ था। ऐसे कमरे में रहने से व्यक्ति और अधिक उत्पीड़ित हो जाएगा। उसके रोगाणुभय और बाध्यकारी व्यवहार के साथ वास्तव में यानसोंग को बचाने का कोई उपाय नहीं था। तुम यहाँ क्यों आए? यानसोंग ने आधी खुली दराज पर नजर डाली और परेशान हो गया। मुस्कुराते हुए यानके ने कहा, भाई, मैंने तुम्हें अंग्रेजी में संघर्ष करते देखा है, इसलिए मैंने तुम्हारे लिए एक शिक्षक ढूंढा। बहन यूनिया 10 साल से विदेश में है, इसलिए उनकी अंग्रेजी वाकई बहुत अच्छी होगी। उनकी मदद से तुम्हारे अंग्रेजी के ग्रेड जरूर बढ़ेंगे। अपनी भौहों को इशारा करते हुए वह कह रहा था, देखो मैं तुम्हारे लिए कितना अच्छा हूँ। यानसोंग ने उसे कड़वाहट से घूरा, फिर यूनिया की ओर देखा जो अभी भी कमरे को देख रही थी और अचानक घबरा गई। मुझे इसकी जरूरत नहीं है। भाई, जिद करना बंद करो। अंग्रेजी में अच्छा ना होना कोई शर्म की बात नहीं है। और तुम कॉलेज की प्रवेश परीक्षा देने वाले हो, क्या तुम अच्छे नंबर नहीं लाना चाहते और परदादाजी को खुश नहीं करना चाहते? यानके ने गंभीरता से कहा और यानसोंग के कंधे पर थपथपाते हुए कहा, भाई, मैं तुम्हारे लिए इतना ही कर सकता हूँ, बाकी सब तुम पर निर्भर है। उनके शब्दों में दोहरा अर्थ था। एक आह भरते हुए वह अपने हाथों को पीठ के पीछे रखकर आराम से झूमते हुए कमरे से बाहर चला गया। उसने सावधानीपूर्वक अपने पीछे दरवाजा बंद कर लिया, फिर तुरंत अपना चेहरा उससे सटा लिया और अतिरंजित चेहरे के भावों के साथ झांकने और सुनने लगा। अध्याय 220 106 जो पहले स्वीकार कर लेता है वह नुकसान में रहता है। _3 मौन। यानसोंग वापस बैठ गया और हल्के से गुनगुनाते हुए बोला, उस बच्चे की बकवास मत सुनो। पानी का एक क्षेत्र हवा में मौजूद आत्मा को प्रकट करता है। यह ऊपर से निरंतर नया जीवन और गति प्राप्त करता रहता है।
यह जमीन और आकाश के बीच स्थित है। यूनिया ने अपने सिंदूरी होंठ खोले और धारा प्रवाह प्रामाणिक अंग्रेजी की एक श्रृंखला उभरी जो किसी प्राचीन धुन को सुनने के समान सुंदर थी। यान सांग एक क्षण के लिए चौंक गया। झील के पानी का एक टुकड़ा आकाश की आध्यात्मिकता को प्रतिबिंबित करता है। यह ऊपर से पृथ्वी और आकाश के बीच एक माध्यम के रूप में निरंतर नया जीवन और गति प्राप्त करता है। यूनिया उसके पास गया। भाई यान, ये वाक्य हेनरी डेविड थोरो के वाल्डेन से लिया गया है। यान सोंग ने अपनी भौहें सिकोड़ लीं। यूनिया उसके पास बैठ गई, उसके हाथ से अंग्रेजी की किताब ले ली और मुस्कुराते हुए आह भरी। भाई यान, अब से मैं तुम्हें अंग्रेजी पढ़ाऊंगी। जब तक मैं भाई यान की थोड़ी बहुत मदद कर सकूं, मुझे बहुत खुशी होगी। लड़की की मुस्कान अविश्वसनीय रूप से प्यारी थी और उसकी चमकीली आंखें उत्सुकता से उसे गौर से देख रही थीं। यान सोंग ने अपने होंठ भींच लिए। मैं नहीं चाहता। हमेशा शर्मिंदगी महसूस होती थी, खासकर उसके सामने। यूनिया हंसी। उसकी मुस्कान सागर की तरह सबको शामिल करती हुई बोली, कोई भी पूर्ण नहीं होता। अगर भाई यान बहुत अधिक पूर्ण होते तो मैं बहुत दबाव महसूस करती। मुझे भाई यान सबसे ज्यादा तब पसंद आते हैं जब उनमें खामियां होती हैं। इसके अलावा अंग्रेजी में कमज़ोर होना कोई शर्म की बात नहीं है। मुझे भाई यान सबसे ज्यादा तब पसंद आता है जब उसमें खामियां होती हैं। मुझे सबसे ज्यादा पसंद है। वह कोमल आवाज़ यान सोंग के कानों में बार बार गूंजती रही, जिससे उसका दिल एक पल में नर्म हो गया। उसने अपना सिर घुमाकर यूनिया को देखा और अपने हाथ उसके बालों तक ले जाकर उन्हें धीरे से सहलाने से खुद को नहीं रोक सका। क्या तुम मुझसे अपना अपराध स्वीकार कर रहे हो? यूनिया ने मुस्कुराते हुए अपना सिर हिलाया। यानके ने कहा था कि पहले लड़के के कबूलनामे का इंतजार करो, वरना जो लड़कियां बहुत आगे निकल जाती हैं उन्हें पसंद नहीं किया जाता। यान सोंग ने अपने दिल की गहराइयों में यानके को बड़बोला बदमाश कहकर कोसा, लेकिन ऊंची आवाज में उसने कहा, मुझे आगे बढ़ने वाली लड़कियां पसंद हैं। यूनिया की आंखें चमक उठीं। स्कूल में कई लड़कियां होंगी जो भाई यान के सामने अपनी गलती स्वीकार करती होंगी। क्या भाई यान उन्हें पसंद करते हैं? अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मारना। यान सोंग का गला भर आया और उसने उसके सिर पर थपथपाया। क्या सोच रही हो? मैं उन्हें कैसे पसंद कर सकता हूँ? उसका स्वर तिरस्कार से भरा था। तो भाई यान को कौन पसंद है? यूनिया की आंखों में एक धूर्तता झलक रही थी। लैंप की रोशनी में उसके चेहरे के भाव ताज़ा और मनमोहक थे, मानो पहाड़ों में कोई प्रेत हो। यान सोंग का दिल धड़क उठा और मुझे तुम पसंद हो शब्द लगभग मुंह से निकल गए, लेकिन उसने उन्हें वापस निगल लिया। भाई यान, मुझे जल्दी बताओ, यूनिया ने उसकी बांह हिलाते हुए कहा। उसकी मधुर आवाज़ से उसका दिल उछल पड़ा, गुदगुदी हुई। यान सोंग ने भौहें चढ़ाईं। मैं जिस व्यक्ति को पसंद करता हूँ वह क्षितिज पर बहुत दूर है, फिर भी करीब है। यूनिया मुस्कुराई। उसका दिल शहद की तरह मीठा था। तुमने मुझे अभी तक उसका नाम नहीं बताया है। यान सोंग ने बड़बड़ाते हुए कहा, जी यूनिया, अपनी किस्मत को मत आजमाओ। एक चमकदार मुस्कान के साथ यूनिया ने उसका हाथ पकड़ लिया और अपना सिर उसके कंधे पर टिका दिया। तुमने अभी अभी उसका नाम बताया है। तभी यान सोंग को एहसास हुआ कि उसके साथ धोखा हुआ है। उसका चेहरा थोड़ा काला पड़ गया, लेकिन जब उसने अपनी नज़रें नीचे करके अपने कंधे पर झुकी, मीठी मुस्कान लिए लड़की पर डाली, तो वह खुद को रोक नहीं पाया और उसके होठों पर मुस्कान आ गई। भाई यान, चलो शुरू करते हैं। यूनिया ने पाठ्यपुस्तक खोली। अंग्रेजी में अच्छा व्यक्ति जरूरी नहीं कि पढ़ाना भी जानता हो, लेकिन यूनिया इसका अपवाद थी। वह इतनी धैर्यवान थी कि उन्होंने हर छोटे से छोटे शब्द का उच्चारण भी ठीक किया, सबसे सरल शब्दों से लेकर व्याकरण से लेकर वाक्यों के पैटर्न तक। यूनिया बहुत गंभीरता से पढ़ाती थी और यान सोंग बहुत ध्यान से सुनते थे। समय चुपचाप बीतता गया। मंद रोशनी में लड़की का गोरा चेहरा विशेष रूप से गंभीर लग रहा था और उसकी कनपटी पर गिरते बालों की एक लड़ ने अप्रत्याशित रूप से उसमें स्त्रीत्व का एक स्पर्श जोड़ दिया। यान सोंग ये सब देखकर कुछ चकित रह गया। विषय उपवाक्य, कर्म उपवाक्य, विधेय उपवाक्य में व्याकरण एक घटक के रूप में क्या प्रयोग किया जाता है जो विषय कर्म के रूप में कार्य करता है। शांत रात्रि में उसकी कोमल आवाज़ एक धीमी गति से बहने वाली आरामदायक धुन की तरह थी जो अत्यंत उत्कृष्ट रूप से गतिशील थी। भाई यान, क्या तुम समझ गए? यूनिया ने उसकी ओर देखा और यान सोंग की कुछ खाली निगाहें देखकर असहाय होकर मुस्कुराए बिना नहीं रह सकी। भाई यान, ऐसा लगता है कि आपने मेरी एक भी बात नहीं सुनी, उसने टिप्पणी की। यान सोंग ने दूसरी ओर देखा। उसके कानों के सिरे थोड़े लाल हो गए। तुम बहुत तेज बोल रहे थे, मैं नहीं समझ पाया। यूनिया मुस्कुराया। ठीक है, अगली बार मैं धीरे बोलूंगा। भाई यान, तुम फिर से बहक नहीं सकते। यान सोंग ने अपने नथुनों से हम कहकर जवाब दिया। अनजाने में ही 10:30 बज चुके थे। यूनिया ने पाठ्यपुस्तक बंद कर दी। भाई यान, आज के लिए बस इतना ही। मैंने पाया है कि शब्दों की याददाश्त तो अच्छी है, लेकिन आपका उच्चारण मानक नहीं है, जो सुनने और पढ़ने में एक कमी है। इसके अलावा व्याकरण और वाक्य विन्यास में भी आपकी पकड़ अच्छी नहीं है। कल मैं आपको एक चार्ट बनाकर दूंगी जिससे आपको शिक्षक के तरीके से याद रखने में आसानी होगी। अब बहुत देर हो चुकी है, आपको आराम करना चाहिए। आगे की कहानी सुनाने के VM स्टोरी वर्ल्ड को सब्सक्राइब करो।